guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की लेक्सिकॉन की सीरीज का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इमोशंस को, अपने अपने इमोशंस को नहीं, एथिक्स को लेके जो इमोशंस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो इमोशन क्या होता है ये आप जानते ही होते हैं, ऐसी फीलिंग एक इंसान के सर्कमस्टेंसेस से निकल के आती है या मूड चेंज होता है। रिलेशनशिप्स में इमोशंस होते हैं, है ना, कि भैया आज जो है वो मम्मी ने डांट दिया, आज मैं बड़ी इमोशनल हूँ यार, बड़ा उदास है मामला, तो ऐसा कुछ। तो ये क्या है, ये एक ऐसी स्टेट है जो हमारे अंदर से निकल के आती है जिसमें दुख भी हो सकता है, डर भी हो सकता है, नफरत भी हो सकती है, आप किसी को पसंद भी कर सकते हो। ये सब आप अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हो, है ना। अपने नॉलेज के बेसिस से चीज़ निकलती हैं आपकी और अपने अंतरात्मा से बात होती है। जहाँ पे अगर हम अफेक्टिव, एक टर्म होता है बीच में, एक अफेक्टिव स्टेट, मैंने बोला ना इमोशन इज अफेक्टिव स्टेट, तो अफेक्टिव की बात करें तो अफेक्टिव आप ऐसा कह सकते हो जो आपको अफेक्ट कर रही है चीज़ें, है ना, जो आपका ऐसी कुछ ऐसी पर्टेनिंग है फीलिंग या इमोशन को लेके, स्पेशली आपको प्लेजरेबल भी है, अच्छी भी लग सकती है, ना अच्छी भी लग सकती है, समझ रहे हैं, आपके मेंटल प्रोसेस के हिसाब से आपको अफेक्ट कर रही है। तो ये हमने यहाँ डिस्कस कर लिया इमोशन क्या होता है। अब इमोशंस कर लिया तो इंटेलिजेंस क्यों नहीं करेंगे, है ना। इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस ये होती है जब आप कुछ एक्वायर या कुछ अपनी नॉलेज या स्किल को अप्लाई कर रहे हो। मतलब क्या है, ये आपकी नॉलेजेबल एबिलिटी है ना, कि आप किस तरीके से, मतलब आपकी एबिलिटीज हैं कि आप किस तरीके से किसी चीज़ को एक्वायर करो, किस तरह आप समझ सकते हो, कितनी जल्दी आप लर्न कर सकते हो, कितनी जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कहते नहीं यार सामने वाला बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है यार, ठीक है। तो अब इंटेलिजेंस भी हमने पढ़ लिया क्या होता है। अब चलो दोनों मिला के पढ़ लें, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ये ऐसा तरीका है, ये ऐसी एबिलिटी है आपकी कि आप किस तरह से इमोशन अपने अंदर रख सकते हो, किस तरीके से उनका यूज कर सकते हो, किस तरह से आप जनरेट कर सकते हो इमोशंस को, है ना, ताकि आप क्या कर सको, आप दूसरों को असिस्ट कर सको सोचने में, है ना, समझने में, समझाने में कोई चीज, ठीक है, और उनको इमोशनल नॉलेज देने में, है ना। आप किस तरह से चीजों, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हो अपने इमोशनल या कह सकते हो आप इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए, हम ऐसे समझाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, एक ऐसी कैपेसिटी है ना, एक ऐसी कैपेसिटी है ना, कि आप समझ सकते हो चीज़ों को, कंट्रोल कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो अपने खुद के इमोशंस को, ठीक है, और हैंडल भी कर सकते हो यहाँ पे अ, आपस के जो रिश्ते होते हैं उसको अच्छे से हैंडल भी कर सकते हो, है ना। और जो है दूसरे के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये चीज़ें जान समझ के सब आप कर सकते हो। तो देखिए कोलमैन के हिसाब से 1998 में एक कहा गया कि इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्होंने क्या बताया इमोशनल इंटेलिजेंस को, इन्होंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो ऐसी कैपेसिटी होती है ना, रिकॉग्नाइज करने की खुद की फीलिंग्स को, है ना, एंड दोज ऑफ अदर्स, और फीलिंग दूसरों की भी, है ना, हमें खुद को मोटिवेट करे, फॉर मोटिवेटिंग आवरसेल्व्स, है, फॉर मैनेजिंग इमोशंस, ठीक है, अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए भी, और साथ ही साथ हमारे क्या करने के लिए, एक अच्छा रिश्ता निभाने के लिए भी, ठीक है। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस का ये वर्ल्ड है, ऐसा माना जाता है कि पहली बार 1964 में अपीयर हुआ था। हालांकि बुक में बात लिखी है कि इसे कॉइन करा है पहली बार दो कलीग ने, जो येल यूनिवर्सिटी के थे, पीटर सेलोवे और जॉन मेयर, लेकिन मैंने थोड़ा इसको रिसर्च करी तो ये ऐसा कुछ हुआ कि अपीयर हुआ है 1964 के पेपर में, वर्ड तो अलग की बात है यहाँ पे, माइकल बैडॉक के, और 1966 के पेपर में बाय बी ल्यूनर। इनका टाइटल था इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमांसिफिकेशन, है ना, जो अपीयर हुआ इन दी साइकोथेरेप्यूटिक जर्नल द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकेट्री में, है। तो इतना डीप में मत जाइए, इतना समझिए बस कि इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या। तो ये एबिलिटी है परसीव करने की खुद के इमोशंस को, ताकि हम एक्सेस कर पाए, जनरेट कर पाएँ खुद में, है ना, इमोशंस, या मतलब अपने थॉट्स को असिस्ट करें, है ना, और या जो है समझें चीज़ों को, इमोशन को समझें, एक दूसरे के साथ नॉलेज बढ़िया रखें, रिलेशनशिप बढ़िया रखें, जुडिशली रखें, ठीक है। तो ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर हम कुछ बताएं इसके पहले, अगर हम कुछ बैकग्राउंड की अगर हम बात कर लें इमोशनल इंटेलिजेंस के, तो हम कुछ बैकग्राउंड भी आपको बताना चाहते हैं। एक मिनट, सो सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे यही है, देखिए बैकग्राउंड में क्या था कि अरिस्टोटल,
ने लिखा था इमोशनल इंटेलिजेंस को 350 बीसी में, 350 बीसी की बात है, जब अरिस्टोटल ने लिखा था इमोशनल इंटेलिजेंस को। बट आप जानते हैं वो फिर, ये तो बहुत पहले की बात है, उसके बाद जो मेन प्रूफ आए हैं वो हमने आपको ये दोनों बता दिए। ठीक है, तो अब देखो क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस। तो अगर हम इमोशनल क्वोशंट की बात करें तो इसकी वजह से एक क्या हो सकता है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा, है ना। ऐसी एबिलिटी होगी कि हम रिस्पॉन्स करें चैलेंजेस को, एक इंसान की लाइफ में जो भी दिक्कत है ना, तो हम उसको पॉजिटिव मैनर में, अगर हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, अगर हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं, अपनी सोच को कंट्रोल करना जानते हैं, तो हम हर सिचुएशन को बहुत ही आसानी से लेंगे, बहुत ही उसका तरीके से हम उस चीज़ रिश्ते को भी चला सकते हैं, तरीके से हम उस सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ द पर्सन हु डू नॉट नो हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशन, और हाइपर हो जाता है और अपने को बिल्कुल सब बर्बाद कर लेता है। समझ में आई बात। अब देखिए, एक इसके पहले कि हम एबिलिटी मॉडल को डिस्कस करें, एक चीज़ और बुक में टॉपिक दिया है, बहुत ही इजी है, तो मैंने इसमें नहीं सोचा था लिखूं मैं। तो देखो उसमें टॉपिक दिया है इमोशनल इंटेलिजेंस हार्ट एंड हेड कंबाइंड। हार्ट एंड हेड कंबाइंड बहुत दिल और दिमाग की सुनो। ठीक है, तो काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, आप जानते हैं, है ना। कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये ऑपोजिट नहीं है इंटेलिजेंस का, ये मत समझिएगा, है ना। कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कि दिमाग जो है वो दिल से ऊपर दिमाग चल रहा है, ठीक है, दिमाग ज़्यादा तेज चल रहा है, ठीक है। ये दोनों का ही यहाँ पे मिक्सचर है, इस चीज़ को मत भूलिएगा। दिल और दिमाग दोनों का मिला के जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस को हम इस चीज़ में लाएंगे। समझ रहे हैं ना। मतलब यहाँ पे जो इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पेशली अगर हम बताएं तो तीनों का पेयर हो जाता है, इमोशनल का, इमोशंस का, इंटेलिजेंस का, माइंड का, सबका ये पेयर है एक तरीके से। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस खाली दिमाग चल रहा है, खाली दिल चल रहा है। समझ रहे हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, ये एक मतलब एबिलिटी हो गई कि आप किस तरीके से इमोशंस को यूज कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एक बढ़िया जिंदगी जीने में, है ना। तो अब देखो इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना ना, या इंटेलिजेंस के बिना इमोशनल नहीं है, इमोशंस नहीं है, इमोशन के बिना अगर इंटेलिजेंस नहीं, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं आएगी, सिर्फ एक पार्ट आएगा सोल्यूशन का। समझ रहे हो। तो यहाँ पे तीनों चीजें कंबाइन करोगे तब यहाँ हम इमोशनल इंटेलिजेंस को लेंगे। तो चलो हमने ये चीज क्लियर कर ली। तो हम यहाँ पे बढ़ेंगे मेयर एंड सेल्वे एबिलिटी मॉडल की तरफ। तो ये क्या है एबिलिटी मॉडल, आइए जानते हैं। तो देखिए जो मेयर और सेल्वे थे, तो उन्होंने इमोशनल, मतलब इन्होंने अपने वर्ड्स में इमोशनल इंटेलिजेंस को बोला था कि एक ऐसा तरीका होता है, ऐसी एबिलिटी होती है कि आप अपने इमोशंस को परसीव कर सकते हो, एक्सेस जनरेट कर सकते हो इमोशन, है ना। और ताकि अपने थॉट को, सोच को समझ सको, चीज़ों को, इमोशंस को समझ रहे हो ना, यही वाली बात जो मैंने ऊपर बताई आपको। तो इसके लिए इन्होंने 4 डिफरेंट एरिया दिए जिससे आप परसीव कर सकते हो उनको। तो इन्होंने इस डेफिनेशन के आधार पे 4 डिफरेंट एरियाज जो है वो बताए, जैसे कि परसीविंग, देखिए आप साफ समझिए, इमोशनल परसेप्शन। तो इसमें क्या है, परसीविंग इमोशनल, तो इसमें क्या है, ताकि हम चीज़ों को सही से समझें, गौर से समझिएगा, ताकि हम सही से चीज़ों को समझ सकें, है ना। मतलब हम इमोशंस को सही से समझ सकें, तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि हम एकदम सही परसीव करें उनको। परसीव का मतलब क्या होता है, अवेयर होना, हम कोई चीज़ रियलाइज़ करें, हम किसी चीज़ को प्रॉपर समझ लें। समझ रहे हैं ना? तो कई सारे केसेस में ये इसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। कभी-कभी ये शब्दों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मतलब वर्बल नहीं होती, है ना? वर्बल सिग्नल नहीं भी होते, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन से हमको समझना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है? तो हमने सबसे पहला क्या होता है, इमोशनल परसेप्शन। फिर दूसरा क्या होता है, रीज़निंग विद इमोशन, है ना? रीज़निंग द एबिलिटी टू यूज़ रीजंस इन इमोशन। तो इसमें क्या सीन होता है, रीजनिंग इन इमोशंस में क्या इन्वॉल्व होता है कि आप अपने इमोशंस को यूज करो किसी की थिंकिंग को प्रमोट करने में, किसी की सोच को प्रमोट करने में, ठीक है, बढ़ाने में, आप अपने इमोशंस का यूज करो। समझ रहे हो। अब आपके दिमाग में आएगा कॉग्निशन का मतलब क्या होता है। तो हमारा जो है मतलब ये है कि इसमें हम किस तरह से समझ सकते हैं, नॉलेज कैसे ले सकते हैं, थॉट हमारे, मतलब किसी भी एक्सपीरियंस को हम किस तरह से जो है वो चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे रीजनिंग विद इमोशंस में ये चीज़ आएगी कि रीजनिंग विद इमोशन में आपका ये होता है कि आप इमोशंस को यूज कर रहे हो किसी की थिंकिंग को प्रमोट करने में, है ना, और अपनी थिंकिंग को प्रमोट करने में, और समझने में चीज़ों को, ठीक है। और इमोशन यहाँ पे हेल्प करते हैं, है ना, कि
हमें किस चीज़ पे अटेंशन देनी चाहिए, है ना? क्या हमें प्रायोरिटी सेक्टर क्या होना चाहिए जिसपे हम अपने अटेंशन पहले दें, है ना? रिएक्ट कैसे करें, है ना? हम इमोशनली रिस्पॉन्स देते हैं, करते हैं ताकि हम जो है वो जो है ब म उ उन चीज़ों पे इमोशनल रिस्पॉन्स दें जिसमें हमें अटेंशन देनी है। ठीक है? तो हमने ये बनाया रीज़निंग विद इमोशन। तीसरा हो गया कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशन, मतलब बेसिकली एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशन में अंडरस्टैंडिंग इमोशन भी इसको कह सकते हैं आप। तो देखिए जो इमोशंस होते हैं, है ना? जो भाव होते हैं हमारे, जो इमोशंस होते हैं, भावनाएँ होती हैं, जो हमारे अंदर हैं, जो हम समझते हैं, ये जो है वो कई मतलब बहुत वैरायटी की होती हैं। बहुत वैरायटी की आप मीनिंग्स इसकी हो सकती हैं। इसकी बहुत तरीके की जो है ये इसके आप कह सकते हो कि अर्थ हो सकते हैं, है ना? अगर कोई इंसान गुस्सा अपना दिखा रहा है, गुस्से का इमोशन दिखा रहा है, तो जो सामने वाला है, जो ऑब्ज़र्व कर रहा है उस चीज़ को, वो ये सोचे कि उसका गुस्से का कारण क्या है? क्या वजह हो सकती है ना? जैसे कि अगर आपका कोई बॉस है, ठीक है? वो गुस्से में बहुत गुस्से में जो है वो रिएक्ट कर रहा है ना? बहुत गुस्से में दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है ना? कि क्या कहते हैं, क्योंकि वो डिससैटिस्फाइड, उसको अच्छा ना लगा हो जो भी काम करा है उसके सबऑर्डिनेट ने, या फिर ये इस वजह से भी हो सकता है ना? कि वो जो है वो आ रहा हो, अपनी बीवी से लड़कर आया हो, है ना? ये भी गुस्से का कारण हो सकता है उसके, है ना? तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी अंडरस्टैंडिंग इमोशन में। अब उसके बाद लास्ट वाला जो आएगा एबिलिटी टू मैनेज इमोशन, ठीक है? मैनेजिंग इमोशंस में अगर हम समझेंगे चीज़ तो क्या आएगी कि यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या एबिलिटी है, एबिलिटी मैनेज करने की इमोशंस को बहुत ही अच्छे से, है ना? कायदे से हम अपने इमोशंस को मैनेज करें, ये काफ़ी जो है आप कह सकते हो यही एक मेन पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो कि हमने आपको डेफिनेशन में भी समझाया। ठीक है? इमोशंस को प्रॉपर रेगुलेट करने में, एक कायदे से उसको जो है रिस्पॉन्स करने में, है ना? इमोशन का, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी आप इमोशंस को कायदे से मैनेज कर पाओगे। ठीक है? तो यहाँ पे हमने चारों ये इनके मॉडल की बात करी। अब हम उसके बाद डोमेन्स बताएँगे इमोशनल इंटेलिजेंस के, जैसे कि डेनियल ग्वेमैन ने दिए थे। ठीक है? क्या डोमेन दिए थे इन्होंने, तो गोलमैन ने जो है वो कुछ 5 डोमेन दिए थे गोलमैन ने, कि जो आपका जो है वो पैरामीटर्स दिखाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। तो पहला जो है वो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो हम रिकॉग्नाइज़ कैसे कर सकते हैं? हमारी जो एबिलिटी होती है किसी भी फीलिंग को समझने की, जानने की, है ना? जैसे कि वो हो रही है, ये हमारा ये फंडामेंटल है, मेन फंडामेंटल ये इमोशनल इंटेलिजेंस का है, ठीक है? इमोशनल लर्निंग आप कह सकते हो। अगर ये अगर हम जो है समझ लेते हैं, हम अगर नोटिस कर लेते हैं हमारे इमोशंस को, है ना? हम अगर समझ लेते हैं हमारे इमोशंस कैसे हैं, क्या हो रहा है, तो हम उनको सही से मैनेज भी कर सकते हैं, ओवरवेल्म भी कर सकते हैं, है ना? और क्या कहते हैं अ स्ट्रगल कायदे से कर पाएँगे अपने इन इमोशनल जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उनके लिए। तो हमें समझना, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? दूसरी बात आती है सेल्फ मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे ऐसे कह सकते हो आप कैसे मैनेज कर रहे हो इमोशंस को। तो यहाँ पे क्या है, सेल्फ अवेयरनेस के साथ-साथ, है ना? एक इंसान अवेयर तो है ही है, हमें यहाँ पे अपने इमोशन को हैंडल करना भी आना चाहिए, है ना? मतलब यहाँ पे मेन गोल क्या है, मेन एम क्या है चीज़ का, कि हमें बैलेंस करना है इमोशन को। ना ही बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को दबा देना है और ना ही बहुत ज़्यादा इमोशंस को दिखाना है। समझ रहे हैं? ये एक लगातार चलने वाली चीज़ है ना? जो हम अपने हैंडल करते रहेंगे, तो हमें जो है बहुत दिक्कत होगी नहीं, हम ना बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे, हम ना बहुत ज़्यादा जो है वो फटाफट खुश हो जाएँगे, है ना? तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं, तो मैनेज करने की बात कही गई है। उसके बाद कहा गया है कि यहाँ पे सेल्फ सेल्फ मोटिवेशन, तब सेल्फ मोटिवेशन में क्या आएगा कि जो आपके जो भी है, कोई भी तरह का जो भी गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है ना? तो इसको अकम्प्लिश करना, ये एक एबिलिटी होती है कि हमें ऐसे कंट्रोल करना है हमारे इमोशन को, है ना? कि हम आखिरी में वो जो चाहते हैं वो पा लें, है ना? ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई खतरनाक टास्क है, तो हमें मैनेज करके चलना है, हमें इस चीज़ को ऐसे अपने आप को मोटिवेट रखना है कि हम फ़ोकस उस पे हमारा ना जाए, है ना? हमारे को हो सकता है कि हम कुछ उल्टा-सीधा सोचे, छोड़ो ये कर दें, वो कर दें, नहीं, है ना? ये काफ़ी ज़रूरी है कि अगर हमें जिस टाइम पे भी अपने चीज़ें हम कर रहे हैं, उस टाइम पे हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना है ना? स्किल्स, इमोशनल कंट्रोल काफ़ी ज़रूरी होता है इसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स। तो देखो जो कैसे, मतलब तो समझ ही गए होंगे लाइन का, कि जो लोग होते हैं उनकी जो स्किल्स होती हैं, ये डिपेंड करता है कैपेसिटी पे
फॉर एम्पैथी एंड द एबिलिटी टू स्टे ट्यून टू द इमोशन ऑफ अदर्स। देखो भाई, सीधी बात क्या है कि एक इंसान की स्किल कैसी होती है कि भैया सामने वाला जो है, अगर हम उसको समझ समझ के चल रहे हैं, उसके इमोशंस को जान रहे हैं, ठीक है, उसको समझ के चल रहे हैं, हमारी जो है वो ट्यूनिंग बढ़िया है, ठीक है, तो इस बेसिस पे हम जो है वो क्या कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि हमारी जो पीपल की स्किल्स होती है वो बेस्ड होती है मेनली, है ना, कि मतलब जो है सामने वाले से बढ़िया चलेगा तो यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप टीम वर्क काम कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है कि काइंडनेस से काम होगा और बढ़िया मोटिवेट होकर हम अपना लक्ष्य अचीव करेंगे। समझ रहे हो ना? तो ऐसा वैसा बात होती है। प्रोफेशनल टर्म में तो बहुत ज़्यादा होती है, केयरिंग अदर के लिए, दूसरों के लिए केयर करना, ठीक है, जैसे आप टीचिंग मैनेजिंग, है ना, या हीलिंग आर्ट्स, तो इसमें ये वाली बात आती है कि इमोशन दूसरों के समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी को एम्पैथी बोलते हैं। उसके बाद हैंडलिंग रिलेशनशिप, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गैप नहीं है। तो हैंडलिंग रिलेशनशिप में क्या होता है कि इंटरपर्सनल जो अच्छाई है, इफेक्टिवनेस है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है आपकी कि आप किस तरीके से जो है वो हैंडल करते हो, आपका जो है आप मैनेज करते हो इमोशंस दूसरों के, है ना? तो दूसरों के इमोशन में क्या है, जो बड़े-बड़े बढ़िया प्रोजेक्ट होते हैं या इनोवेटिव इनसाइट्स होती हैं, ये कभी भी रियलाइज़ नहीं करते, है ना? बिकॉज़ ऑफ अ लैक ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस एंड लीडरशिप स्किल, ठीक है? जो ब्रिलियंट प्रोजेक्ट्स होते हैं और इनोवेटिव इनसाइट्स होते हैं, ये आर ऑफन नेवर रियलाइज़्ड बिकॉज़ ऑफ अ लैक ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस एंड लीडरशिप स्किल्स, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इमोशनल इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर। क्या क्वालिटीज होती हैं एक इमोशनली इंटेलिजेंट एडमिनिस्ट्रेटर में, जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है? तो एक ऐसा बंदा जो इमोशनली इंटेलिजेंट है, उसके क्या क्वालिटीज है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? वो बहुत ही बढ़िया से जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगी, जो भी दिक्कत होगी, बहुत बढ़िया से डील कर लेगा। समझ रहे हो? वो कोई अनसर्टेनिटी आती है, कोई चेंज आता है, अचानक से कोई ऐसी मुसीबत आ गई, वो उसको भी फटाक से डील कर देगा, ठीक है? जिनका हाई लेवल होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, है ना? वो काफ़ी अपने आप में अवेयर होते हैं, जिससे वो समझते हैं, कोवर्कर को भी समझेंगे, है ना? और क्या कहते हैं, जो भी अपना काम, अपनी जो है वो टारगेट को अपने डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर देंगे। हुँ? दूसरों की इमोशन समझ के दूसरों का साथ खड़े रहेंगे, ठीक है? ये जो है दूसरे जो क्लाइंट क्रिटिसिज्म नहीं होता है, जो भाई बंदे हैं आके कुछ भी बोल के चले गए, है ना? तो वो ऐसा इस बारे में वो बॉदर नहीं करते, ठीक है? मान लो कस्टमर है, कस्टमर ने आके किसी मैनेजर को हड़का दिया ज़ोर से, ठीक है? तो वो उसको वो जो है वो मैं नहीं इतना दिमाग में चलाएगा, वो फ़ोकस करेगा कि अरे अभी भी हमें करना क्या है, हम एक अच्छी चीज़ करें। ऑब्वियस सी बात है, देखो रेस्टोरेंट किसी का चल रहा है, ठीक है? अब कोई कस्टमर आया, उसने यहाँ पे बहुत उल्टा-सीधा सुनाना शुरू कर दिया, अरे नमक कम था खाने में, तेल कम था, अरे कैसी घटिया खाना बनाएगी वो। तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग लाइक अरे यार ये तो और है, अब क्या करें, रेस्टोरेंट बंद कर दें क्या? नहीं, इसकी जगह हम खाने का टेस्ट इम्प्रूव करें, उस बात को छोड़ दें कि आगे आने वाले लोग जो हैं वो और अच्छा आपके साथ बिहेव करें, ठीक है? तो ऑफेंड होने की बजाय ये सारे काम करते हैं। ये वाली बात होती है ना? लोगों को जो है अपने विज़न में लेकर आते हैं, अपनी तरीके से चीज़ें हैंडल करवाते हैं, उनके भी चीज़ें समझते हैं। समझ रहे हो ना? सबको एक साथ लेके चलते हैं, तो ये सारी बातें होती हैं। अब देखिए इम्पोर्टेंस क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस की आज के, अगर हम करंट एनवायरनमेंट में बात करें सिविल सर्विस के, तो हमने यहाँ इसलिए नहीं लिखा है कि आप सब ऑफिसर्स होने वाले हो, तो अब आप इस बारे में सोचो और सोचो कि आपने जो सोचा है, क्या वो इसमें फिट बैठ रहा है? तो देखिए जो सिविल सर्विसेज़ हैं, आज की डेट में वो ऐसे एनवायरनमेंट में काम करती हैं। कई सारी वहाँ पे दिक्कतें हैं, बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जो है सोशल स्ट्रक्चर बहुत बदल रहा है। हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी लगातार कुछ ना कुछ उसके जो है वो चीज़ें चेंज ही हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनके वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं। पुराने ज़माने के लोग कहते थे, "अरे! जीन्स पहन के लड़की कहाँ जा रही है?" आज के कहते हैं, "अरे! तो जीन्स ही तो पहनी है।" तो समझ रहे हो ना? हर चीज़ में वैल्यूज़ उनके वो वैल्यूज़ कह रही हूँ, उनके थॉट्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, है ना? इतना टेक्निकल टर्म आ रहा है, वो सब भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है? हमारे वैल्यूज़ पहले ज़माने के लोग क्या कहते हैं, जिसका नमक खा लिया उसके उसका बिल्कुल नमक हराम ही नहीं करेंगे, है ना? जो भी बात होती है वो हमें पता नहीं है ना? तो क्या कहते हैं, उनके साथ हमेशा अच्छे से रहेंगे। तो ये पहले था, अब क्या है, अरे होगा यार, खिलाया होगा उसने, मेरे पे एहसान कर दिया क्या? तो ये सब चीज़ें भी चेंज हो रही हैं। तो आप देख रहे हैं सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है ना? उसके बाद रीजनल कुछ इकोनॉमिक या डिजिटल डिवाइड देखने को मिल रहा है ना? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आप देखिए ना, एम्प्लॉयमेंट की तो हालत बहुत ही खराब चल रही है, ठीक है? उसके बाद आप देखते हैं लोगों के पास घर नहीं है, पीने का पानी सही से नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही से नहीं है, ठीक है? लोग जो हैं उनके बारे में उनके जो है अंदर अवेयरनेस भी बढ़ रही है ना? कि अभी कितने सारे जो है वो लोग ऐसे हैं कि जिनके भई जो कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, है ना? बहुत सारे गरीब लोग भी हैं जो बेचारे बोल ही नहीं पाते हैं, चीज़ें कह ही नहीं पा रहे हैं अपनी, है ना? और आप देख रहे हैं
जो है आजकल भाई प्रेशर भी गवर्नमेंट के ऊपर भी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा कि कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल करें। एक आपका आया था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, है ना? जिसकी वजह से डिसेंट्रलाइज़ेशन हो गया था डिसीजन मेकिंग का, कि अब डिसीजन मेकिंग लोकल लेवल पे भी ले ली जाएगी। और एक नया क्लास बना था पॉलिटिशियंस का, नया क्लास बना था पॉलिटिशियन का सिविल सर्विसेज के ऊपर। तो ये बात थी। यहाँ पे आप जो है क्या कहते हैं, एक डिमांड भी बढ़ रही है कि भैया गवर्नेंस इम्प्रूव करी जाए, है ना? कहते नहीं है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना? तो जो शिफ्ट है ये सारी आप सोसाइटी में देख सकते होंगे। हालाँकि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, इसे और बेटर परफ़ॉर्म करना है ना? और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करना है, अपना स्कोप पार्टिसिपेशन को और बढ़ाना है ना? तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, बढ़ रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है पॉलिसीज़ में, प्रोग्राम वगैरह में, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह भी जो है हो रहा है। और यहाँ पे जो है वो एक इंक्रीज़ टेंडेंसी है लोगों के पार्ट पे भी कि भैया वो किस तरीके से अग्रेशन अपना दिखा रहे हैं, है ना? देख रहे हैं ना हर जगह पे ज़रा-सी बात होती है, धरना शुरू, ये आंदोलन शुरू, वो शुरू, है ना? जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, ये अब सैटिस्फाइड आसानी से नहीं है ना? जब तक के लिए 15 लाख रुपए नहीं अकाउंट में आ जाएँगे मोदी जी वाले, तब तक के लिए सैटिस्फाइड तो नहीं होगा, है ना? तो आजकल देख रहे हैं कि इंसान सैटिस्फाइड भी ईज़िली नहीं है ना? इवन जो छोटे-छोटे काम होते हैं, उसमें भी लोग बौरा जाते हैं, ज़रा-सा कुछ हो जाएगा तो भी मार फेसबुक पे चलने लग जाएगा, जस्टिस या ये चलने लग जाएगा, अरे भैया मारो इसको, पीटो इसको, है ना? तो इससे बहुत ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन खुद में जो है वो कई सारी प्रॉब्लम से झेल रहा है। देखो पहली चीज़ तो पॉलिटिकल प्रेशर इतना, फिर करप्शन बढ़ता जा रहा है। पुराने इतने पुराने जो है वो मेथड यूज़ कर रहे हैं, है ना? लॉज़ वगैरह भी इतने वही सब हो रहे हैं। उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो जो वर्क का एनवायरनमेंट है सिविल सर्विसेज के लिए, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनता चला जा रहा है ना? कभी-कभी तो जो है यहाँ दिक्कत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सब एक-दूसरे पे बौरा ही जाते हैं, है ना? और ये प्रेज़ेंट जो आज टाइम चल रहा है, यहाँ पे कोई पोज़ीशन नहीं है कि हैंडल करे वो, टैकल करे इन सारी प्रॉब्लम्स को, है ना? जो कि पुराने तरीके से चली-चली आ रही हैं। हुँ? आज की डेट में इवन अगर मैं बताऊँ तो जो एक अच्छा सिविल सर्वेंट भी होता है, वो भी बहुत बढ़िया नहीं कर पाता, है ना? अपनी एनर्जी अच्छे से नहीं दे पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बताएँ तो किस तरीके से यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करेगी सिविल सर्विसेज़ को? प्रॉब्लम तो हमने यहाँ जान ली। तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके से कर सकती है ना? ये हम थोड़ा-सा ऐसे क्लियरली बताना चाहते हैं। पहला ये कि आप बहुत ही फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट जो है वो पाओ, ठीक है? दूसरा मतलब समझ रहे हो ना इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या हो सकता है आपको फ्रेंडली वर्क एनवायरनमेंट मिल सकता है। आपके बिहेवियर में, परफॉर्मेंस में किसी इंडिविजुअल वर्कर की आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना? और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, है ना? तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ये सारे के लिए फ़ायदे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं आपका कई सारे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में, है ना? इन्होंने यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस का देखिए यूज़ भी करा है और इन्होंने ये चीज़ देखी है कि अगर हमने इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करा है तो हमारे सेक्टर में हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला है ना? तो अगर हम कुछ बताएँ इसमें से तो यूएस का एयरफोर्स है, यूएस की आर्मी है, जॉनसन एंड जॉनसन तो काफ़ी फ़ेमस कंपनी है, मोटोरोला में भी और कई सारे हैं। अगर हम अपने भारत में बताएँ तो एचपीसीएल ने एचपीसीएल है ना? तो यहाँ पे जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का इन्होंने यूज़ करा और क्या कहते हैं एनवायरनमेंट बढ़िया हुआ, यहाँ पे भी इमोशनल इंटेलिजेंट लीडरशिप आई। तो स्टार्टिंग में तो देखिए कुछ ट्रेन्ड लीडर्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है कि वो फिर उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस में लेकर आएँ। ठीक है? तो अब देखिए जो अवेयरनेस है और एप्लीकेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस की, ठीक है? तो ये किस तरीके से हेल्प करती है हम वो बारे में जानेंगे। जैसे कि आपस में 2 लोगों के आपस में इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होती है, जैसे आप कह सकते हो सिटीज़न सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया हो जाता है, गुड। ठीक है? तो इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत बढ़िया बढ़ती हैं। हैंडल करने की किसी भी चीज़ को उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे आप थमा हुआ आदमी है, इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी है, ठीक है? तो यहाँ पे वो काम को बढ़िया अपने ले जाएगा, प्रेशर और स्ट्रेस को भी कम करेगा, कॉन्फ्लिक्ट आपस में होने से रोकेगा, ठीक है? ऐसा देखिएगा कि एक इंसान के जो है वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट कैसे आएँगे, अगर हम ये काम करेंगे तो फिर आगे लंबे समय में क्या होगा, ठीक है? कमिटमेंट का लेवल बढ़ेगा, ट्रस्ट का लेवल बढ़ता है ना? और पूरी तरह से होलिस्टिक मैनर में हर एक सेक्टर को एक दिमाग में रख के इंसान डिसीजन लेता है ना? और क्या कहते हैं यहाँ पे अच्छे-अच्छे तरीके ढूँढता है कि हम नेगेटिव फीलिंग्स को हटाएँ, है ना? ऐसा सोचता है विन-विन सिचुएशन रहे, ऐसा करता है ना? ऐसी नेगोशिएशन करता है कि दोनों को ही फ़ायदा हो, दोनों पार्टीज़ को,
है ना? और ऑफिस पॉलिटिक्स ना हो आपस में, अरे ये देखो उसने क्या पहना है, उसके तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, है ना? ऐसा ना हो यहाँ पे, ठीक है? और अग्रेशन ना हो, है ना? बहुत ज़्यादा कोई हाइपर हो जाता है कि अरे तुम लेट कैसे आए? अभी बताता हूँ, है ना? ऐसा ना हो, ठीक है? और ये सारी बातें हैं, बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें हैं, कोऑपरेशन आपस में चलेगा, कोलैबोरेशन करके चलेंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम बात करेंगे इमोशनल क्वोशंट के बारे में। तो देखो ये एक ऐसा मेजर है जिसमें एक इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, दैट इज अपना उसका जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है या अवेयरनेस को लेके इमोशंस के, इन रिलेशन टू सेल्फ एंड अदर्स इज नोन। आइए दूसरे शब्दों में समझाते हैं इसको, आप इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट भी बोल सकते हो, ठीक है? ये क्या है? ये मेजरमेंट होता है एक इंसान की एबिलिटी का, है ना, कि वो किस हद तक मॉनिटर कर सकता है अपने इमोशंस को, कोप अप करने के लिए प्रेशर से या डिमांड से, या कंट्रोल कर सकता है अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, एक्शंस को। समझ में आई इस बात? ठीक है, समझाते हैं कैसे। जैसे सपोज करो आप, ठीक है, आप किस हद तक जो है वो अपने, आपके अंदर कोई भाई अपनी कई सारी इच्छाएं हैं, ठीक है, डिजायर हैं, डिमांड्स हैं, आपकी कुछ चीज का प्रेशर है, आप किस हद तक इसको जो है रिलीज करके, इसको संभाल के, है ना, इन सब चीजों से छुटकारा पा के किस हद तक आप अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? ये यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट ये बात कहता है, इसका मेजरमेंट जो है इसे हम कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोशंट, ठीक है? तो जो हमारी एबिलिटी होती है एक्सेस करने की, है ना, किसी चीज़ को एक्सेस करने की, अफेक्ट करने की सिचुएशंस को या रिलेशनशिप को दूसरे लोगों के साथ में, ये भी अच्छा खासा रोल प्ले करती है इमोशनल इंटेलिजेंस में, ठीक है? ये जो मेजरमेंट है, जो ये मतलब जो हमने बताया आपको इमोशनल क्वोशंट का जो मेजरमेंट, इसी को मेजरमेंट कहते हैं ना, तो ये मेजरमेंट जो है ये एक तरीके का टूल के तौर पे आप काम कर सकते हो, है ना? और मतलब सिमिलर इंटेलिजेंस क्वोशंट के लिए, जो कि यहाँ पे एक इंसान के इंटेलेक्ट को सही से समझ सकता है। मतलब बेसिकली समझ लीजिए, ये सब छोड़िए, बस इतना समझ लीजिए इमोशनल जो क्वोशंट होता है, ये एक एक बंदा किस तरीके से अपने आप को, चीज़ों को, अपने प्रेशर को, अपने डिज़ायर को, अपने डिमांड्स को कंट्रोल करके यहाँ पे जो है इसको रिलीज करके, इससे छुटकारा पाके अपने एक्शन को, अपने कर्म को कर सकता है। तो यहाँ पे ये बात हो गई। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंस भी होगी। तो इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये इंडिकेटर है ना, कि किस तरीके से आप चीज़ें पर्सनल या प्रोफेशनल में मेंटेनेंस बना के रखते हो, अपने रिलेशनशिप कैसे अच्छे रखते हो, है ना? तो आइए सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करें एक इंडिविजुअल के टर्म में, तो फिजिकल हेल्थ, ठीक है? तो हम कितना अपनी बॉडी की जो है, आप जानते हैं ना, बॉडी की टेक केयर करना, उसकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अपने शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? तो हम कैसे जो है वो करेंगे, आप देखिए होगा कोई बहुत स्ट्रेस लेता है तो क्या बाल पक गए, जल्दी सफ़ेद हो गए, है ना? तो किस तरीके से हम अपनी बॉडी की जो है वो जो है केयर कर सकते हैं, स्पेशली हमारे जो हमारे को टेंशन है, हमारा स्ट्रेस है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें पूरी तरह से आप हमारी जो है ज़िंदगी की क्या कहते हैं, अच्छे जीने में, साथ ही साथ हमारी बॉडी को मेंटेन करने में काफ़ी मदद करती हैं, है ना? और इमोशनल इंटेलिजेंस से भी काफ़ी इसका जुड़ाव है ना? ओनली बाय बीइंग अवेयर ऑफ आवर इमोशनल स्टेट एंड आवर रिएक्शन टू स्ट्रेस इन आवर लाइव्स कैन वी होप टू मैनेज स्ट्रेस एंड मेंटेन गुड हेल्थ, है ना? अगर हम जो है यहाँ पे सिर्फ अगर मान लीजिए कि अगर हम अपने इमोशनल स्टेट को समझते हैं, या हमारे रिएक्शन क्या होंगे स्ट्रेस को लेके हमारी ज़िंदगी में, अगर हम समझते हैं, तो हम ये बात कह सकते हैं कि हम मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेस को, और अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। कहते नहीं, ये ज़्यादा टेंशन की वजह से हर बीमारी लग जाती है, तो हमें टेंशन नहीं यहाँ पे लेनी है, ये बात समझा रहा है। उसके बाद मीनियल वेलबींग, तो इसमें क्या ये बात समझा रहा है कि देखो भाई, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे एटीट्यूड को भी अफेक्ट करती है, ठीक है? अगर हम शांति से कोई चीज़ समझते हैं, प्यार से उसके बाद रिएक्ट करते हैं, तो हम ज़्यादा हाइपर नहीं होंगे, ठीक है? तो हमें यहाँ पे जो हम बहुत टेंशन में नहीं आ पाएंगे, हमारे डिप्रेशन नहीं होगा, हमारा मूड स्विंग नहीं होगा, ठीक है? अगर हम अच्छा सा इंटेलिजेंस रखेंगे, तो डायरेक्टली हम पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखेंगे, हम खुश भी रहेंगे, है ना? कि मान लो गाड़ी गड्ढे में गिर गई, तो आराम से रखो, गाड़ी निकल आएगी। तरीका ये नहीं, अरे गाड़ी गिर गई, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बर्बाद हो गया, बर्बाद, अरे ये करोगे तो हाइपर हो जाओगे ना, है ना? ऐसा नहीं करने का, ठीक है? तो हमें अपना जो तरीका, हमें जो समझते हैं, हम सिचुएशन को जैसे डील करते हैं, उसको हमें बहुत प्यार से लेना है। पता है कि एथिक्स आपको इसीलिए पढ़ाई जाती है, क्योंकि अगर आप एक बार को एथिक्स पढ़ोगे ना, तो आप ऑफिसर वाली चीज़ें अपने अंदर इनकल्टिएट करोगे, है ना? क्योंकि एक ऑफिसर हमेशा शांत रहे, पॉजिटिव रहे, चीज़ों को सही से हैंडल करे। देखो यहाँ पे यही बातें सिखाई जा रही हैं।
है ना। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप्स के बारे में। देखिए इंटेलिजेंट जो क्या कहते हैं इमोशनल क्वोशंट है, ये हमारी जो है अफेक्ट करता है एबिलिटी टू रीड अदर्स क्यूज, टू एक्यूरेटली परसीव एंड अंडरस्टैंड अदर इमोशनल। हम कितना सही से दूसरे लोगों के इमोशंस को समझ सकते हैं, चाहे वो फिजिकल वर्बल एक्सप्रेशन हो, तो हम अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। रिलेशनशिप हमारे बहुत अच्छे से रहेंगे, हम मैनेज कर लेंगे इमोशन को, एक आदमी गरम तो एक नरम वाला हिसाब रहेगा, तो हम अच्छे से दूसरे को समझेंगे आखिरकार इसकी दिक्कत क्या है, ऐसा क्यों गरम हुआ, क्यों गुस्सा आया, तो हमारी फीलिंग भी बढ़िया उससे अच्छी चलेगी हमारे लिए, हम केयर भी करेंगे उसकी, है ना, हमारा बॉन्ड भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो रिलेशनशिप्स में देखो फायदा मिला। उसके बाद कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। भैया एक बात बताओ, गर्मा गर्मी में किसका ही जो है वो एक कोई सोल्यूशन निकला है? कोई नहीं, दोनों गुस्से में, कुछ नहीं। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, हम लोगों के इमोशन को समझ रहे हैं, हम थोड़ा शांत रह रहे हैं, है ना, कोई बात नहीं, चलो तुम पहले कर लो, उसके बाद हम बात करेंगे, हम समझते हैं चीज़ों को, तो इससे क्या होगा कि जो है हम सामने वाले को समझ के तब हम यहाँ पे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करे हुए हैं, हम गुस्सा इतना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कंट्रोल करके रखे हुए हैं, तो कन्फ्लिक्ट जो लड़ाई दंगा है वो भी एक टाइम पे सोल्यूशन पे आके गुजरेगा। नहीं तो सर फोड़ दोगे, इसका भी अपना भी सर फोड़ लोगे, बात खत्म हो जाएगी, घर चले जाओगे, कभी बात नहीं होगी। ठीक है। सक्सेस का एक बहुत बड़ा है, सक्सेस तो आप जानते हैं कि भैया जहाँ पे बहुत आदमी खुश, जरा सी चीज़ में खुश हो जाए और जरा सी चीज़ में दुखी हो जाए, तो कभी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं पा पाता। इसका रीज़न यही होता है कि भाई देखो, बहुत चीज़ों में खुश हो गया, फिर वो दोबारा कहेगा अरे अब तो अभी तो खुशी है, अभी थोड़े दिन रुक जाओ। और बहुत उदास हो गया तो अरे यार अब तो उदास है, अब तो क्या ही करें। ठीक है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है जहाँ हम अपने आप को कंट्रोल करके चलते हैं कि हाँ सब कुछ मैनेज हो जाएगा, कर्म करते रहो, है ना, तो यहाँ पे हम सक्सेस भी पाते हैं। उसके बाद लीडरशिप का तो एक बहुत बड़ा रोल है ना, समझना, मोटिवेट करना दूसरों को पॉजिटिव तरीके से, है ना, बॉन्ड आपस में बना के चलना, वर्क प्लेस में बढ़िया तरीके से चला के रखना, यही सब लीडरशिप के कारण है। सेटिस्फैक्शन भी रहेगा, सब आपकी जो है वो इज्जत भी करेंगे। तो आई होप आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ईक्यू अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस और ईक्यू इन द वर्क प्लेस। ठीक है, काम की जगह पे इन सब का क्या यूज़ है, तो इस बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फिर ई आई एन ई क्यू इन वर्क प्लेस पे हम बात करेंगे। तो बात ये करेंगे कि देखिए जो वर्क प्लेस होती है ये आप जानते हैं, यहाँ पे लोग और रिलेशनशिप ना हो तो ये बेकार है। एम्प्लॉय के साथ में रिश्ता अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का काफ़ी यूज़ होता है, काफ़ी उपयोग है इंडिविजुअल की सक्सेस में, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ख़ासकर अगर जहाँ आप काम कर रहे हो, आपकी जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़रूरी ये बन जाती है ना। तो यहाँ पे जो कोलेमन थे, हमने पीछे बात करी COLEMAN के बारे में, तो इन्होंने कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई करा कि इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस जो होती है वो 20% दे रही है लाइफ की सक्सेस में, बाकी जो 80% है वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस से सक्सेस में निकल के आता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जिसमें इमोशनल क्वोशंट का यूज हुआ है वर्क प्लेस पे। जैसे कि आपका रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं, तो इमोशनल क्वोशंट मेजरमेंट जो है ये इनवैल्यूएबल है सेलेक्ट करने में और रिक्रूट करने में अपने मन का डिजायरेबल और हाई परफॉर्मेंस वर्कर को। समझ रहे हो? इसमें क्या होगा कि भाई एक बहुत हाई परफॉर्मेंस वर्कर आप समझ सकते हो, अगर उसको आप किसी तरह से ट्रीट करोगे, टास्क दोगे, तो आप उसको अगर ऑब्जर्व करो तो उससे आप देख सकते हो कि वो किस तरह का बंदा है। दूसरी बात, प्रिडिक्टिंग परफॉर्मेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस में कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये आईक्यू टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, आईक्यू टेस्टिंग करते हैं। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोशंट। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ये इंटेलिजेंस क्वेश्चन की टेस्टिंग करते हैं साइंटिफिक मेजरमेंट के साथ इंटेलिजेंस क्वेश्चन के। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके जो है वो करते हैं, और ताकि हम जॉब परफॉर्मेंस कैसी जो है उसकी बंदे की, डायरेक्ट वर्कर्स जॉब को कैसे रखें क्या न रखें। ठीक है, तो उस सब की जो है कि कौन सक्सेस लाएगा कोई नहीं लाएगा, तो ये सारी बातें यहाँ पे हम उससे पता लगाते हैं। उसके बाद हम नेगोशिएशन की बात करें अगर, तो अगर आप ट्रेड पार्टनर के साथ में, ट्रेडिंग पार्टनर के साथ में किसी अपने डील कर रहे हो, या किसी कॉम्पिटिटर के साथ में डील कर रहे हो, कस्टमर के साथ में, कलीग के साथ में, किसी के साथ अगर आप डील कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप एम्पैथाइज कर पाओगे कि आप किस तरीके से ऐसी सिचुएशन लाओ जिसमें विन विन सिचुएशन। विन विन का सिचुएशन का मतलब दोनों ही पार्टीज को फायदा हो। ठीक है, तो नेगोशिएशन आप बढ़िया कर सकते हो। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात बताऊं,
तो ये एक जानते हैं एक कॉमन टूल है। अगर आप अपने आप को समझ रहे हो, कंपेयर कर रहे हो अपने व्यूज़ को और आप आसानी से उन चीज़ को डील कर रहे हो, तो आपकी परफ़ॉर्मेंस तो बहुत अच्छी हो ही जाएगी, ठीक है? और पीयर रिलेशनशिप वही पॉइंट देखिए घूम-घूम के आ रहे हैं, बस थोड़े से नाम और चीज़ें चेंज हैं। तो अब देखिए अच्छी आप पे स्किल्स हैं, तो आपकी जॉब बढ़िया चलेगी, ठीक है? आप काम बढ़िया करोगे, आप अपने बॉस के साथ बढ़िया ले चलते हो, लोगों के साथ बढ़िया लेके चलोगे, समझ रहे हो ना? तो म्यूचुअली बेनिफिशियल अप्रोच होगी दूसरों के प्रति भी। तो यही यहाँ कहना चाहते हैं कि जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है ना? एक अगर ये बैलेंस्ड है एम्प्लॉइज़ के बीच में तो इससे बा काम, रिलेशनशिप, कलीग्स, मैनेजर सब बढ़िया से रहते हैं। एक एम्प्लॉइज़ की हायर इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है, वो समझता है अपने मैनेजर के डिसीजन को, ना ही सिर्फ़ उसकी ओपिनियन को समझता है, बस उसकी दूसरे लोगों को भी समझाता है कि भई ये ऐसा नहीं ऐसा कहते हैं, है ना? तो फीलिंग्स वगैरह अच्छे रहते हैं, रीज़न अच्छा रहता है और काम यहाँ पे बहुत अच्छा बन जाता है। तो बेसिकली ये सारी बातें यहाँ कही गई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रापर्सनल के बारे में, ठीक है? तो इंट्रापर्सनल समझ रहे हो? एक पर्सन के भीतर, खुद के भीतर, ठीक है? ये अपने अंदर की चीज़ होती है, जब एक इंसान खुद को या अपने माइंड को जो है वो जो उसके अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है? आप इसको कन्फ्यूज़ इंटरपर्सनल से मत करिएगा, इंटरपर्सनल का मतलब होता है 2 लोगों के बीच में, बिटवीन द पीपल, ठीक है? इंट्रापर्सनल का मतलब होता है एक इंसान के खुद के भीतर, ठीक है? तो कैसे आएगा? सेल्फ अवेयरनेस हम खुद में कितना ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं, जानते हैं। समझ सकते हैं अपने मूड्स को, इमोशंस को, सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद सेल्फ रेगुलेशन, हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, कैसे हम किसी इश्यू को डायरेक्ट जो है वो कंट्रोल मतलब मैनेज कर रहे हैं, है ना? हमारा मूड के हिसाब से हम किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, क्या जजमेंट ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, है ना? सोच समझ के ले रहे हैं चीज़ों को, तो ये सेल्फ रेगुलेट कैसे कर रहे हैं और फिर मोटिवेशन जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि काम करने का एक पैशन, है ना? उसमें रीज़न क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्यों हम ये आईएएस बनना चाहते हैं, तो हम अपने आप को क्या चीज़ मोटिवेट करती है। तो ये बातें आती हैं सब की सब इंट्रापर्सनल में। फिर हम बात करेंगे अगर इंटरपर्सनल, अब हम इंटरपर्सनल की बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट क्वेश्चन की, तो देखिए सोशल स्किल्स, इंटरपर्सनल मतलब 2 लोगों के बीच का मामला, तो सोशल स्किल्स, अगर हम रिलेशनशिप बढ़िया बना के चलते हैं, है ना? तो लोगों को हम उसी डायरेक्शन में चला सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, है ना? देखा है कुछ लोगों को कहा जाता है कि इसकी काम कराने की टैक्टिक बहुत अच्छी है, ये इस तरीके से बातें करता है कि दूसरे काम कर देते हैं, है ना? तो सोशल स्किल उसे कहते हैं। एम्पैथी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम समझेंगे अगर सामने वाले के इमोशंस को। भाई एक बंदा मेरे यहाँ मान लो काम करता है, ठीक है? वो उदास-उदास 3-4 दिन से टहल रहा है। तो अगर हमने समझा कि क्यों उदास हो बताओ, उसने नहीं बताया, आपने प्यार से पूछा बताओ ना क्या हुआ? है ना? तो उसने धीमे से बताया ये मेरे घर में ये बीमार है या कोई दिक्कत है। आपने उसकी मदद कर दी। अगर आपने उसकी मदद कर दी ना बाबा, तो देखो क्या होगा कि उससे और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें और बनेंगी और वो फिर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा और लॉयल्टी से काम करेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम्पल बुक का नहीं दिया, मैंने यहाँ पे अपना एक एग्ज़ाम्पल बना के दिया ताकि आपको ईज़िली समझ में आए। ठीक है? तो देखिए अगर हम वर्क प्लेस की बात करें और हमारी पर्सनल लाइफ़ की बात करें तो यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाती है ना? जो बात हम समझ रहे हैं इमोशनली इंटेलिजेंट जो लीडर होते हैं वो अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी को लाके, सोशल इंटेलिजेंस को बढ़ा के, है ना? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आने देते। इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, स्ट्रेस को ख़त्म करने में मत हेल्प करते हैं, ये सारे कॉमन पॉइंट हैं। अपनी तरीके से लोगों से काम करा सकते हैं, लीडर के बिज़नेस के डिसीज़न को जो है चेंज करने से जो है चेंज कर सकते हैं अगर कोई ख़राब डिसीज़न है तो। मैनेजर को सपोर्ट करेंगे, है ना? इफ़ेक्टिवली चीज़ों को मैनेज करेंगे तो ये सारी बातें कर सकते हैं। अब देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस और वर्क एटीट्यूड की बात करते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपके बिहेवियरल एटीट्यूड भी होते हैं, है ना? बिहेवियर अगर बताऊँ और जो आउटकम उसके बताऊँ, ये काफ़ी ज़रूरी हैं। जैसा बिहेव करोगे तो आउटकम भी तो निकल के आएगा ना। तो देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपका कुछ वर्क एटीट्यूड और वर्क बिहेवियर से रिलेटेड होती है। जैसे कि अगर हम बताएँ यहाँ पे तो जॉब सैटिस्फैक्शन लें, तो इंडिविजुअल जिनके पास ज़्यादा अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, वो पॉजिटिव मूड में रहेंगे, है ना? फालतू नेगेटिव रहेंगे नहीं, फीलिंग जो उनके अंदर आएगी वो ज़्यादा सैटिस्फाइड करेगी उनको, ठीक है? अपनी खुश रहेंगे अपनी जॉब से तो लंबी जॉब भी चलेगी और अपनी फिज़िकल हेल्थ भी उनकी मेंटेन रहेगी। उसके बाद अगर हम बताएँ ऑर्गेनाइज़ेशनल कमिटमेंट को लेके, तो जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। मतलब होपफुल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं अपने फ्यूचर को लेके, है ना? और इस वजह से उनका जो फ़ोकस होता है काम पे वो बहुत बढ़िया होता है, हर चीज़ का रेज़ोल्यूशन निकाल लेते हैं, फ़ॉल्ट को चीज़ें से पकड़ लेते हैं, उसको उसको सही करते हैं, ठीक है? फिर जो वर्क और फैमिली के बीच का कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर कोई इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान है तो वो मैनेज अपनी फैमिली को भी करेगा और अपने काम को भी करेगा। कभी-कभी क्या होता है, भैया घर में क्या हो रहा है, इतनी लेट क्यों आए थे?
या तुम आज इतनी लेट क्यों आई थी? तो इस बात में लड़ाई दंगा हो जाता है। तो जब इमोशनली जो है इंटेलिजेंट बंदा होगा तो उस चीज़ को भी, इस कॉन्फ्लिक्ट को भी वो दूर कर सकता है। जब हम जॉब परफॉर्मेंस की बात करें, तो जॉब परफॉर्मेंस में यहाँ पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा इमोशनल इंटेलिजेंस का सक्सेस के ऊपर, है ना? आप बढ़िया ही, आप थोड़ा थम के चलोगे, कहते हैं नहीं, थमा हुआ इंसान सबसे अच्छा होता है। थम के चलोगे, चीज़ों को समझ के चलोगे, अपने इमोशन को कंट्रोल करके चलोगे, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव इफेक्ट आपकी जॉब में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में। तो देखिए, जो मैनेजमेंट होता है, जो लीडरशिप स्किल होती हैं, ठीक है? ये जो है वो इतनी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज़ेशन को सक्सेसफुली लीड कर दें। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये माना जाता है काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसका रोल है मैनेजमेंट में, लीडरशिप की पोजीशन में। तो हम तो ये बात समझ ही रहे हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का तो काफ़ी रोल है। इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी रिलेटेड भी है कई सारे कंपोनेंट से, है ना, लीडरशिप के। और ये बात सजेस्ट करती है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है ये इफेक्टिव लीडरशिप के लिए। अगर कोई बंदा थमा हुआ है, अगर उस अपने इमोशन समझता है, अपने स्ट्रेस को हैंडल करना जानता है, अपने डिमांड्स को उसको पता है कैसे हैंडल करना है, तो फिर वो अच्छा लीडर बन सकता है, क्योंकि वो अपने को बहुत हाइपर, बहुत जो है वो डीमोटिवेट नहीं करेगा, सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें मैनेज करेगा और प्यार से सारा काम करवा लेगा एक अच्छे लीडर की तरह। समझ रहे हो? तो ये सारी बात है, अपने सबऑर्डिनेट के रिस्पॉन्स को वो एक ऐसे रिस्पॉन्स में चेंज कर देगा कि वो कहेंगे हाँ भाई भाई ये तो बहुत बढ़िया आदमी है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे लीडरशिप में इसका रोल है। फिर अगर मैं फ्यूचर बताऊँ इमोशनल इंटेलिजेंस का ब्यूरोक्रेसीज़ में, तो मेन तो हमारा यही जानना है। तो यहाँ पे जो आर्ग्यू है कभी-कभी ये होता है कि कम या बहुत ही कम जो है लोग जो हैं वो फ्रेंडशिप के साथ होते हैं, अच्छी फ्रेंडशिप करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टीवी और कंप्यूटर के सामने होते हैं, है ना? इमोशनल जो इंटेलिजेंस होती है वो अज़्यूम जो है वो नहीं कर पाते। तो अगर हम यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस की बात करें, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जो है वो मतलब बेसिकली कि जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा रहा है, जो पुराने कॉन्सेप्ट हुआ करते थे डिह्यूमनाइजेशन के, है ना, इंटरपर्सनैलिटी के। तो यहाँ पे अब ये दूर जा रहा है। जो इमोशनल स्किल्स हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी हैं एक जॉब की परफॉर्मेंस के लिए अच्छी, और कस्टमर सर्विस के लिए। ये तो काफ़ी ज़्यादा आजकल आप देखते हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में काफ़ी आ रहा है, कस्टमर ही देवता है वाला। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ अवेयरनेस के, मैंने आपको जैसे समझाए थे, सेल्फ अवेयरनेस के, सेल्फ मैनेजमेंट के, सेल्फ रिलेशनशिप मैनेजमेंट के, इमोशनल इंटेलिजेंस के, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज करना है। पब्लिक एजेंसीज का लीडरशिप, को वर्कर कोलैबोरेशन बढ़िया प्रॉपर चलेगा। तो इनकी कुछ डिफिशिएंसीज के साथ साथ, जैसे कि आपका डिफिकल्टी अ, अ, आपका कॉस्ट या असेसमेंट करने में, है ना? इसके साथ भी, मतलब इन दिक्कतों के साथ भी इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में, है ना? तो ये हमने यहाँ पे चीज़ जानी, डिपेंडेंसी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें अपने खुद के चैनल सिर्फ आईएएस को। ये आपको दिखेगा फेसबुक पे भी, सिर्फ आईएएस के नाम से पेज लाइक करें, वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी सारे प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, प्लीज शेयर विद इन द कमेंट बॉक्स, टेक केयर।